Hello everyone, welcome to chapter second part 2 for class 11 जिसका नाम है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। इसका पार्ट फर्स्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं और ये वीडियो है पार्ट 2 स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में। उसके साथ ही साथ हमने कवर किया था ओलंपिक सिंबल्स एंड ओलंपिक आइडियल्स। और आज हम इस वीडियो के अंदर आगे का कवर करेंगे जो कि है ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड इंडियन ओलंपिक कमेटी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक्स के साथ। तो एक बात बताओ, हमें सोचना है कि ओलंपिक्स क्यों आया था, किस उद्देश्य से आया था। तो ओलंपिक आने का जो रीज़न था वो फर्स्ट था टू जनरेट सेंस ऑफ लॉयलिटी, ब्रदरहुड एंड टीम स्पिरिट अमंग द पार्टिसिपेंट्स। तो ये अलग अलग कंट्रीज से जो लोग आ रहे थे उनके अंदर एक सेंस ऑफ लॉयलिटी क्रिएट करता है, उनके अंदर ब्रदरहुड जगाता है और वो टीम स्पिरिट में यानी टीम के अंदर रह के कैसे काम करना है वो उनको सिखाता था। तो ओलंपिक का मोटिव एक ये भी था। सेकंड जो है वो था टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी टू द वैल्यू ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब एक बात सोचो, ओलंपिक्स जो स्पोर्टिंग इवेंट है, सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है, वो ऑब्वियसली फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट तो करेगा ही। तो ये पूरे वर्ल्ड का ध्यान वैल्यू ऑफ फिजिकल एजुकेशन की तरफ डालता है। थर्ड है टू ब्रिंग अटेंशन टूवर्ड द कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। ओलंपिक्स के अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं और उनके अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि ध्यान केंद्रित करने में हेल्प करता है पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है टुवर्ड्स कहाँ, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की जो खेल सकते हैं। अब जितना ज़्यादा वो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा फिजिकल फिट करेंगे, खुद को फिजिकली फिट होंगे, उनसे इंस्पायर होकर लोग और भी होंगे। तो ये भी एक रीज़न था ओलंपिक। ओलंपिक का एक ऑब्जेक्टिव है जो कि वो करता है टू डेवलप अ स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल। अब ओलंपिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे कंट्री के लोग आपस में आके मिलते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को एक दूसरे को समझने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर कोई दूसरी कंट्री का इंसान आएगा तो जैसे हमारा फेवरेट एथलीट होगा, कोई मान लो उसेन बोल्ट हो गया। अगर मैं उसेन बोल्ट को बहुत पसंद करता हूँ तो मैं देखूंगा उसके बारे में, उसकी कंट्री के बारे में भी देखा कि ये कहाँ से आया, जमाइका से आया। तो मैंने जमाइका के बारे में भी जानने की कोशिश करी। तो क्या हुआ, हमने उसके बारे में जाना, उसके कल्चर के बारे में जाना वहाँ के। तो ये क्या करता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है कंट्रीज़ के बीच में और गुडविल क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। और लास्ट जो था ओलंपिक ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू रिमूव द बैरियर ऑफ क्रीड एंड कास्ट क्रीड रिलीजन एंड कलर। यानी ओलंपिक्स, याद करो एक चैप्टर हुआ करता था तुम्हारी इंग्लिश के बुक में भी, जो जिन जहाँ पे एथलीट्स खड़े हुए थे मेडल सेरेमनी के टाइम पे और विदाउट शूज़ खड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया एक तरीके से। तो वैसे ही सेम ऑब्जेक्ट ओलंपिक जो है वो कभी भी प्रमोट नहीं करता किसी भी कास्ट सिस्टम को, क्रीड को, किसी भी रिलीजन को या किसी भी कलर को। वो किसी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को हैंडल नहीं करता। वो बोलता है गेम जो होगा बिल्कुल प्योर होगा, कोई भी बायसनेस नहीं देखी जाएगी, चाहे वो होस्ट कंट्री हो या कोई और कंट्री हो। ठीक है, तो इन सब को चीज़ों को इकट्ठा करके ये पूरा ओलंपिक ओलंपिक ऑब्जेक्टिव बनता है। तो ओलंपिक ऑब्जेक्टिव जो बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज करता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है, इम्फेसाइज करता है इसी पे टू रिमूव द बैरियर्स ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन कलर। क्योंकि हर जगह किसी ना किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता ही है। जैसे यूएस के अंदर कलर डिस्क्रिमिनेशन, हमारे अंदर रिलीजन का और कास्ट का भी। ठीक है, तो ओलंपिक्स हेल्प करता है इन सबको हटाने में, क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज कि वो हमारी कंट्री का नाम कर रहा है। ठीक है, जैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई दलित भी आकर जाके हमारा नाम करेगा, हमारी कंट्री का नाम करेगा। क्यों? क्योंकि वो डिज़र्व करता है उस पोजीशन पे, उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म पे। ओलंपिक्स हमें क्या वैल्यू सिखाता है? तो वो सबसे पहले सिखाता है हमें फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप बिटवीन द नेशंस अलग अलग। फिर सिखाता है हमें सॉलिडिटी जो कि होता है एकजुटता। ठीक है, नेक्स्ट है फेयर प्ले। फेयर प्ले का मतलब कि कोई बायसनेस नहीं होगी, किसी टाइप की कोई चीटिंग नहीं होगी। ठीक है,
नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम ड्रग्स, यानी किसी को भी कोई भी अनफेयर एडवांटेज नहीं दिया जाएगा कि भाई तुमने कोई ड्रग लेके तुम बहुत ज़्यादा सुप्रीम हो गए, उस पोजीशन पे पहुंच गए और तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हमारा ओलंपिज्म जो है वो इसको बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करता है। कैसे करता है? एक एंटी डोपिंग एसोसिएशन है जो कि नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन, वाडा जिसे बोला जाता है, जो कि काम ही यही करती है कि एथलीट्स को चेक करना कि वो किसी ना किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में ना हो खेलते टाइम। ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी टाइप का, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो कलर हो, किसी भी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ओलंपिक्स के अंदर नहीं चलेगा। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अगर मुझे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को समझाना हो तो मैं बोलूँगा ये पिताजी हैं किसके? ओलंपिक्स के। पूछो क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ जैसे, और एक फादर होता है अपने बच्चे को बताता है कि हाँ भाई ये होगा, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। ठीक है। ये रूल्स है तुम्हारे घर में, ऐसे रहना है, वो ये नहीं करना। तो ऐसे ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो भी सेम काम करती है ओलंपिक्स के अंदर। तो जानते हैं थोड़ा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहली बात कि ये फॉर्म हुआ था जून 1894 में। कहाँ पे? पेरिस के अंदर। ठीक है। सेकंड, इट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ ओलंपिक मूवमेंट, यानी ओलंपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी सबसे बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है? वो है हमारे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पास। नेक्स्ट है इट ऑर्गेनाइज समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स। तो समर विंटर ओलंपिक गेम्स और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती है सारा का सारा काम हैंडल कौन करेगा? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आगे बढ़ते हैं इसके मेन फंक्शंस की तरफ। और क्या काम है इसके? तो ये डिसाइड करती है डेट प्लेस जहाँ पे हमारा नेक्स्ट ओलंपिक होगा। जैसे अभी टोक्यो में होने वाला है ओलंपिक्स, तो वो डिसाइड किसने किया होगा? वो डिसाइड किया हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी ने। इसका प्यार से हम क्या बोलते हैं? IOC। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेट्स एंड अपडेट रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पे याद रखो, फॉर्मुलेट्स यानी ये बनाएगी भी और अपडेट भी करेगी उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को जो कि अलग अलग गेम्स और इवेंट्स में अप्लाई होंगे। तो रूल बनाती भी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और जो रूल एग्जिस्टिंग है उसके अंदर चेंजेस भी लेके आती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट आता है प्रमोट एथिक्स इन स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन ऑफ यूथ थ्रू स्पोर्ट्स, यानी हमारे जो यूथ है उनको स्पोर्ट्स के थ्रू एजुकेशन देना, स्पोर्ट्स के बारे में और उनके एथिक्स सिखाना। एथिक्स का मतलब क्या होता है? मोरल सिखाना, उनके कायदे सिखाना। ठीक है। जैसे अब आगे आता है प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ ओलंपिक मूवमेंट, यानी ओलंपिक मूवमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसको इंडिपेंडेंट रखना, किसी भी चीज़ के इन्फ्लुएंस में ना आने देना उसको। तो ये काम है हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। तो ये कौन है? ये पिताजी है भाई ओलंपिक्स के, जो कि उसे बताते हैं भाई कि किस दिन तुम किस जगह जाओगे, कहाँ पे होगा, तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, उनको बनाना। अगर कोई एग्जिस्टिंग उसमें कोई घपलेबाजी कर रहा है तो उसके अंदर चेंज कर देना। तो ये सारे काम है हमारे IOC। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन मैं बोलूँ तो ये एक मिनिएचर वर्जन होगा। ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ ये छोटे पिताजी है। ठीक है। तो छोटे पिता क्या होता है भाई पता नहीं, लेकिन है भाई ये एक मिनिएचर वर्जन है किसका? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। तो ये क्या करता है भाई? ये जो है सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई थी 1927 के अंदर, और जिन्होंने इस्टेब्लिश किया उनका नाम था सर जमशेदजी टाटा। तो मैं तो वही टाटा इंडस्ट्री का वैसे ही ऑलरेडी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और यहाँ पे भी जो देखा हमने, जो आज भी रतन टाटा जिन्होंने इतना सारा डोनेट किया हमारी कंट्री के लिए। ठीक है। तो शुरुआत से ही ऐसा रहा है, पहले से नहीं। तो सर जमशेदजी टाटा जो थे उन्होंने फॉर्मुलेट करने में हेल्प किया था क्या? IOA। नेक्स्ट है इट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट इन द नेशन, यानी हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है ओलंपिक मूवमेंट को लेके, यानी ओलंपिक गेम्स को लेके?
तो वो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास। अगर मैं बात करूँ इसके कामों की, इसके काम क्या क्या है, फंक्शंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों फॉर्म किया है इसको, तो क्या है, टू डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ ओलंपिक मूवमेंट, यानी कैसे प्रमोट करें ओलंपिक मूवमेंट को, क्या करें, तो वो काम है किसका, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। सेकेंड है एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। आप देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या करती थी, उसके अंदर हमने देखा था कि वो रूल्स को फॉर्मुलेट भी कर सकती है, बना भी सकती है, और उसके अंदर अपडेट भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे उनके पास ये राइट नहीं है, यहाँ पे केवल एनफोर्समेंट का राइट है, यानी जो ऑलरेडी रूल्स है ना उसको एप्लीकेबल करवाएगी ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको बोला कि ये छोटे पापा मिनिएचर वर्जन। आगे है फुल चार्ज एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द मैटर रिलेटेड टू ओलंपिक्स, यानी ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी मैटर्स है सारा का सारा कंट्रोल है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास। नेक्स्ट आता है एनफोर्समेंट ऑफ फिजिकल, मोरल एंड कल्चरल एजुकेशन ऑफ यूथ। तो एजुकेट करने का काम भी करेंगे थ्रो स्पोर्ट्स। कौन, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। लास्ट आता है रिकग्नाइजिंग स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन एंड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। हर गेम की एक अलग से नेशन की फेडरेशन बनाई जाती है और उसके अंदर कई सारे एसोसिएशंस काम करती है स्टेट की, जो कि कायदे से गेम को चलाएंगे उस स्टेट के अंदर। तो उनको रिकग्नाइजेशन, यानी उसको रिकग्नाइज कौन करेगा, तो उसके रिकग्नाइजेशन का काम है हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। तो ये था पूरा चैप्टर। तो आई होप समझ आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच।